Students, today we will see the first chapter of history, that is the rise of nationalism in Europe. इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं आपके इस चैप्टर में. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रिवोल्यूशनरीज, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म. तो ये सब पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, जिसके हिसाब से हमने ये चैप्टर को कंप्लीट करना है. तो सबसे पहले आता है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो आपका एक तो मोनार्ची सिस्टम चल रहा था. मोनार्ची सिस्टम मीन्स आपको पता ही है, किंग होता है, किंग के आगे जो उसके जो आगे मीन्स उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसको आगे उनको मिल जाती है. एम्परर की आगे जो है क्लास चलती रहती है, बट किसी और साधारण बंदे को नहीं मिलता. अब इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या किया था, सबसे पहले एक न्यू फ्लैग बनाया था जो ट्राई कलर का था. उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ की थी, जो उन्होंने कहा था कि एक नेशनल एंथम बनेगी. इसके बाद स्टेट जनरल में सारे इकट्ठे वहाँ पे रहेंगे. सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इट मीन्स कि यहाँ पे एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहेगा, कि जैसे ऐसे नहीं कि हर एक देश में, हर एक शहर में अपना अपना अपने अपने काम लोग करी जाएं. एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो सारा कुछ संभालेगी. इसके बाद इंटरनल टैक्सेशन अबॉलिश, जैसे जो कस्टम ड्यूटीज लगाते थे, ड्यूज लगाते थे, जैसे जितनी भी परंपरा थी जो पीछे चलती रहती, रिचुअल्स जो चलते थे, उन सबको इन्होंने बंद कर दिया. उसके बाद एक आइडिया ऑफ नेशनलिज्म लेकर आए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में. तो यहाँ तक था जो फ्रेंच वाले थे वो मोनार्ची सिस्टम के साथ चल रहे थे. अब उसके बाद आया नेपोलियन. नेपोलियन आया 1799 से 1815 तक. यहाँ पे उसने क्या किया, एक नेपोलियन कोड बनाया, और इसकी जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, ठीक है, जहाँ पे सारे बंदे अपना हक रख सकते हैं. तो नेपोलियन गवर्नमेंट में दो थे, एक थे उसका मेरिट, एक था उसका ड्रॉबैक. तो सबसे पहले हम इसका मेरिट देखते हैं. यहाँ पे उसने बताया एक तो सर्फडम जो था उसको अबॉलिश किया. सर्फडम मीन्स जितने भी उन्होंने क्लास बनाई हुई थी, एक हाई क्लास पीपल थे, एक लो क्लास पीपल थे. तो लो क्लास पीपल जो मजदूर थे उनको सर्फडम कहा जाता था. तो इसने उस क्लास को बंद करके कहा कि सारे इक्वल है. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सारी सुधार दी. ऐसे नहीं था कि हाई क्लास पीपल जो जैसे पहले माना जाता था, गोरे लोग जो थे वो जा सकते हैं और जो काले थे वो नहीं जा सकते. तो ये सारा कुछ उसने बंद करवा दिया. ट्रेड बैरियर्स जो थे, बैरियर्स मीन्स जैसे दूसरे अगर आप जैसे उस वक्त क्या होता था यूरोप में 30 करेंसी थी, ठीक है. तो हर एक कंट्री में अगर आप जाते हो, हर एक स्टेट में, तो वहाँ पे एक न्यू करेंसी आती है, जिसकी वजह से आपको ट्रेडिंग करना मीन्स बिजनेस करना बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि उनको पता नहीं लगता था कि यहाँ का पैसा की क्या वैल्यू होगी उस जगह में, ठीक है. तो इन ट्रेड बैरियर्स को भी उसने ख़त्म किया, काफ़ी इलाज किया इसका. प्रिविलेजेस ऑफ बर्थ टेकन अवे. अब उन्होंने ये भी कहा कि जो बंदा जैसे जन्मेगा वैसे ही उसको राइट मिल जाएगी. ऐसे नहीं कि वो हाई क्लास में आएगा या लो क्लास में आएगा. उसके बाद इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सबको इक्वल रहना है. उसके बाद ये बताया उसने कि राइट टू प्रॉपर्टी, जिसके पास प्रॉपर्टी होगी वो अपना जो अपना वोट है वो खुद कर सकता है. मीन्स वो अपना इलेक्शन खुद कर सकता है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुन सकता है, ठीक है. तो ये थे उसके मैरिट्स, जिसकी वजह से नेपोलियन को बहुत अच्छा माना गया था. अब थे कुछ डी मैरिट्स, जिसकी वजह से नेपोलियन को खराब भी माना गया और वो बाद में इतना चला नहीं. तो अब इसके डी मैरिट्स क्या हैं. सबसे पहले था उसका सेंसरशिप. सेंसरशिप मतलब वो ये कहता था कि मेरे बारे में कोई बुरा ना बोले, मेरे बारे में कोई बुरा ना लिखे, मेरे बारे में कोई बुरी आवाज़ ना उठाए, ठीक है. तो ये था उसकी सेंसरशिप. वो कहता था कि मेरे बारे में लोग सारे अच्छा कहें. इसके बाद विमेन के ऊपर उसकी कोई राइट नहीं दी गई थी. वो यही कहता था कि विमेन जो थी वो सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए है और विमेन को कोई राइट नहीं दी जाएगी. इसके बाद आएगा आपका फ्रेंच आर्मी. उसने क्या किया था, हर एक घर के एक बंदे को बता दिया था कि हर एक घर के एक बंदे ने फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करनी ही करनी है. ये कंपल्शन कर दी थी. क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि उसकी एक तगड़ी फ्रेंच आर्मी बने, जिसकी वजह से वो सबको सरेंडर कर सके या सबके साथ लड़ाई कर सके. वो ये कहता था कि जो कंट्री उसके साथ झगड़ा करके हार जाती है, ठीक है, वो अपने आप को सरेंडर कर ले. तो इसकी वजह से उसने टैक्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए थे. क्यों? क्योंकि टैक्स ज़्यादा बढ़ाने से उसके पास पैसा आ जाएगा, और पैसा आने के बाद उसकी आर्मी जो है उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो ये थे कुछ ड्रॉबैक्स जिसकी वजह से नेपोलियन कोड नहीं चला, नेपोलियन का राज नहीं चला.
अब कुछ कंट्रीज जो थे वो काफ़ी गुस्से में आ गए थे नेपोलियन शासन को देखकर। तो ये आपके सेकंड चैप्टर में है, जहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पॉइंट में है ये द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यहाँ पे नेपोलियन के साथ रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ने फाइट की है, और इस फाइट के साथ उन्होंने नेपोलियन को हरा दिया था। यहाँ पे नेपोलियन हार जाता है और ये सारे जीत जाते हैं, ठीक है। जीतने के बाद इनकी जो बैटल होती है, इनकी जो फाइट होती है, उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ वाटरलू। और उसके बाद ये लोग एक ट्रीटी साइन करते हैं, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ वियना। ये 1815 में इन्होंने साइन की थी। इससे क्या होता है, यहाँ पे फिर से मोनार्ची जो थी वो स्टार्ट होने लग जाती है, और डेमोक्रेटिक जो नेपोलियन ने बनाया था वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे फिर से वो एम्परर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे किंग ने अपना रूल करना होता है। तो इसकी वजह से यूरोप में फिर से नेशनलिज्म जो था वो डेवलप होने लग गया था। इसके साथ वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हुआ था उस वक्त। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है कि आपकी पूरी कंट्री, आपकी पूरी स्टेट को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया था। आपने 2 क्लासेस तो सुनी ही थी, एक अपर क्लास, एक लोअर क्लास। अपर क्लास को कहते थे अरिस्टोक्रेसी और लोअर कास्ट को कहते थे पीजेंट्री। अब इन दोनों के बीच में एक नई क्लास बनी जिसको हम मिडिल मैन कहते हैं। मिडिल मैन का क्या काम था, जितने भी आपके बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, क्लर्क्स जो भी थे छोटी मोटी जॉब करने वाले, वो सारे मिडिल मैन में आते थे। तो यहाँ पे मिडिल मैन का सबसे ज्यादा रोल प्ले हुआ है। क्यों? अरिस्टोक्रेसी जो थे वो एलाइट ग्रुप थे। एलाइट मीन्स बहुत ज्यादा रिच, स्मॉल ग्रुप्स में थे, इतने ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, तो वो काफी स्मॉल ग्रुप था। पीजेंट्री जो थी सबसे ज्यादा थी। तब इन दोनों के बीच में मिडिल मैन था जो इन दोनों को सेटिस्फाइड करता था। मिडिल मैन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते, वहाँ पे इंडस्ट्रीज ग्रो होने के चलते, वहाँ पे मिडिल मैन ने अपनी इंडस्ट्री डेवलप की, जिसकी वजह से पीजेंट्स जो थे वो काफ़ी हद तक उनको काम मिलने लगा और उनकी जो पॉवर्टी लाइन थी वो भी फिनिश होने लगी। इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आएगा द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। यहाँ पे 2 तरह की कंडीशंस देखी। पहली है नेशनल यूनिटी, सब बिल्कुल यूनिटी के साथ वहाँ पे रहने लग गए, बिल्कुल रोमांटिक नेचर था सबका, सारे लव एंड पीसफुली रहते थे। उसके साथ एक और कंडीशन देखी, लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल मीन्स फ्रीडम, उनको सभी तरफ से पूरी फ्रीडम मिलने लग गई, मीन्स सबको अपने अपने राइट मिलने लग गए। अब यहाँ पे फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ चुकी थी, यहाँ पे मोनार्ची सिस्टम जो था वो फिर से खत्म हो गया था। तो इससे क्या हो गया, आपको काफ़ी फायदा हो गया कि जितने भी फ्रीडम्स थे, जैसे नेपोलियन ने विमेन फ्रीडम बंद कर दिया था। उसने कहा था कि विमेन जो है वो सिर्फ उसको राइट है अपने हस्बैंड से बात करने का या अपने हस्बैंड के साथ डील करने का। तो ये सारी चीज़ें उसने ख़त्म कर दी थी। उसने फिर लिबरल नेशनलिज्म में आप ये देख सकते हो 1834 में एक जोलिवेरन नाम की आई वहाँ पे, और जोलिवेरन जो थे वो एक कस्टम यूनियन फॉर्म उन्होंने बनाई। कस्टम यूनियन फॉर्म में उन्होंने 3 कंडीशंस रखी। सबसे पहले उन्होंने वुमेन को राइट दी, चलो सबको राइट तो मिलती थी पर वुमेन को उन्होंने काफ़ी प्रेफर किया। इसके बाद वहाँ पे आया ट्रेड बैरियर्स को उन्होंने बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। मतलब ट्रेड बैरियर्स में जो भी उनको प्रॉब्लम आती थी ट्रेड करते वक्त, उन सबको उन्होंने बंद कर दिया। कैसे? जैसे 30 करेंसी थी तो उन्होंने सारी करेंसी को मिटा के सिर्फ 2 करेंसी रखी पूरे यूरोप में। तो इस वजह से क्या है, उनकी काफ़ी डेवलपमेंट होने लगी और रिवोल्यूशनरी एज जो था वो काफ़ी डेवलप होने। रिवोल्यूशनरी एज मीन्स जो फाइट करता था आगे अपने देश को बचाने के लिए, तो वो जो था वो काफ़ी अच्छा हो गया। यूरोप में शांति भरा वातावरण जो था वो रहने लग गया। तो यहाँ तक अभी हमने 3 पॉइंट्स देखे हैं। आगे के 3 पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल नाउ आप लेसन कोशिश करना पढ़ने के लिए, अदरवाइज इन पॉइंट्स को एक बार ध्यान से प्लीज़ चेक कर लेना।